नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब क्लास के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आप अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम पास में आ चुका है, 10 दिन बचे हैं। 10-12 दिन मतलब आप 15 दिन मान लो। अब इस क्लास के अंदर इससे पहले की क्लासों के अंदर सेकंड ईयर साइंस की हम जो पीवाईक्यू सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो बायोलॉजी वाला पार्ट है उसकी, हमने 3-4 यूनिट के बारे में देख लिया है। आपने लास्ट वाली क्लासें देखी होगी। अब आज की क्लास के अंदर हम जो एनिमल फिजियोलॉजी की हमारी 2 क्लासें हो गई है, 1 क्लास बाकी है, वो आपको ये क्लास होने के बाद में एनिमल फिजियोलॉजी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना अपना टाइम खराब करे अपनी इस क्लास को शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, स्मार्ट स्टडी का तरीका क्या होता है, वो मैं आपको अभी बताऊँगा कि कौन-कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं अभी तक एनिमल फिजियो के टोटल सेकंड ग्रेड के 11 पेपर के अंदर। दूसरी बात ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये देखो, ये होता है एक स्मार्ट स्टडी का तरीका। अभी तक आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं साथ में बोल के बता दूँगा आपको ये। अभी तक सेकंड ग्रेड के अभी तक टोटल 11 पेपर हुए हैं। उन 11 पेपर के अंदर कुल एनिमल फिजियोलॉजी के कुल 65 क्वेश्चन आए। कितने क्वेश्चन आए हैं? 65 क्वेश्चन आए हैं। तो इन 11 क्वेश्चन में सॉरी 11 पेपर के अंदर 65 क्वेश्चन एनिमल फिजियोलॉजी के हैं। अब देखो इन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। जैसे आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके ब्लड तथा ये मतलब जो आपका सर्कुलेशन वाला जो पोर्शन है, जैसे आपके है ना, जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र करके जो यूनिट है, वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने मिले हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे इसको अलग किया, जैसे आप अपने सिलेबस में देखोगे तो आपको यहाँ पे ये वाला पोर्शन 1 नंबर पॉइंट, दूसरा हार्ट एंड सर्कुलेशन, ये एक पूरी एक यूनिट है। तो यहाँ से आपको टोटल 9 क्वेश्चन और ये 5 मतलब टोटल आपको ये 14 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है जिसमें नेफ्रॉन है, यहाँ से आपको अभी तक 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके अलावा आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो श्वसन तंत्र है, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 2 क्वेश्चन भी कौन-कौन से, यहाँ मैंने शॉर्ट में बता रखा है, आगे हम जब इसको अच्छे से और करेंगे। तो मतलब ये इस प्रकार से आपको मैंने सब कुछ बता रखा है कि कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन किस ईयर के अंदर आ रखे हैं। इसके नीचे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। ये इसको मैंने यहाँ से सॉर्ट किया है कि जैसे आप देखोगे कि आपके ब्लड वाले से जितने भी 65 क्वेश्चन है उनमें से 13% जो क्वेश्चन वो आप ब्लड वाले से आए हैं। तो ये ऐसे मैंने इसको समराइज किया है पूरा, इसको मैंने पूरा ये समराइज करके बताया है। तो इम्पोर्टेंट कहने का मतलब यही है, ये टेबल आप एक बार देख लेना, आपको अनुमान लग जाएगा। वैसे अब इतना टाइम नहीं है इस टेबल को देखने का, अब हमारे पास टाइम है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो नंबर 1 क्वेश्चन को सॉल्व करो। पूछा गया है, देखो इससे पहले वाली जो क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन, वो अपने लास्ट वाली 2 क्लासों में अपने उनको पूरा कर लिया है। ये सब के सब पीवाईक्यू है, ये मैंने आपको पहले से पता है कि हमारी पीवाईक्यू क्लास है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो कि माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन विच रीजन ऑफ द स्पर्म। शुक्राणु के किस भाग के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, जिसको आता है वो इसको कर दो, नहीं आता उसको मैं इसके साथ में और भी यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं हम ये भी देखेंगे। अब देखो आपने स्पर्म के डायग्राम के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा, स्पर्म के डायग्राम के बारे में आपने पढ़ा होगा। अब हम यहाँ स्पर्म के डायग्राम की बात नहीं करेंगे ना, ठीक है। अब देखो इस स्पर्म के अंदर टोटल होते हैं 4 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं स्पर्म के अंदर? टोटल 4 पार्ट होते हैं। अब ये 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता है कि इस स्पर्म के अंदर, एक मिनट रुकना, तो आपको पता है इस स्पर्म के अंदर एक इसका पार्ट होता है हेड पार्ट, जो सबसे ऊपर होता है हेड पार्ट। उसके अलावा स्पर्म का दूसरा जो पार्ट होता है वो इसकी गर्दन होती है, जिसको आप नेक पार्ट बोलते हो। इसके अलावा तीसरा जो होता है वो उसका मध्य भाग होता है, जिसको आप मिडिल पीस बोलते हो, मिडिल पीस मध्य भाग। और जो सबसे लास्ट वाला जो होता है वो उसकी टेल होती है, जिसको आप पूंछ बोलते हो। आपने स्पर्म का डायग्राम अपनी थ्योरी के दौरान आपने इसको पढ़ा होगा। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा हेड पार्ट है स्पर्म का, उसके बाद इंपॉर्टेंट हमारे लिए मिडिल पीस इंपॉर्टेंट है। अब जब बात आती है हेड पीस की, अब जब हेड पीस की बात आती है तो आपको पता है कि जैसे हमारी ये पूरी बॉडी है, देखो इन चीजों को रटा मत करो, इनको समझो। जैसे हमारी बॉडी, हमारा कंट्रोल कौन करता है? तो हमें पता है कि हमारा कंट्रोल हेड करता है, क्योंकि हेड के अंदर न्यूरॉन पाए जाते हैं। अब स्पर्म के अंदर न्यूरॉन तो हो नहीं सकते,
तो इसका मतलब स्पर्म को कंट्रोल कौन करेगा? जहां पर न्यूक्लियस पाया जाएगा वही पार्ट कंट्रोल करेगा ना। तो इस पूरे स्पर्म को, इस पूरे शुक्राणु को जो कंट्रोल करने का काम करता है वो इसका इसका जो सिर वाला भाग होता है, हेड पार्ट होता है, वो करता है। ये कंट्रोल क्यों करता है? ये कंट्रोल इसलिए करता है क्योंकि इसके अंदर इस स्पर्म का केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब आपको पता है कि जो स्पर्म होता है ये हमेशा हैप्लॉइड होता है। इसका मतलब इसके अंदर जो क्रोमोसोम, ये न्यूक्लियस कैसा है? हैप्लॉइड होता है, मतलब इसके अंदर ये अगुणित होता है। क्रोमोसोम का एक सेट पाया जाता है। अब कोई पूछ ले नया क्वेश्चन बना के कि शुक्राणु के कौन से पार्ट के द्वारा शुक्राणु को कंट्रोल किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? हेड पार्ट के द्वारा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कई बार दोस्तों क्वेश्चन आ रखा है कि एक्रोसोम कहाँ पाया जाता है। आपने पढ़ा होगा, हमने लास्ट वाली क्लास में देखा था एक्रोसोम के बारे में। तो जब हेड पार्ट की बात आती है तो इसके अंदर एक्रोसोम पाया जाता है। अब आपको ये भी पता है कि एक्रोसोम क्या है। तो पीछे वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो एक्रोसोम होता है ये आपके शुक्राणु के हेड पार्ट में पाया जाता है। क्वेश्चन पीछे वाले सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछ रखा था कि एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है। अब उसके अलावा एक क्वेश्चन और था, इस एक्रोसोम के अंदर, उससे पहले आप ये समझो, ये जो एक्रोसोम होता है ये लाइसोसोम के समान होता है। लाइसोसोम के समान, किसके समान होता है? ये लाइसोसोम के समान होता है। इसका मतलब लाइसोसोम का काम क्या? लाइसोसोम का, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ये किसी भी चीज को तोड़ने का कार्य करता है, ब्रेकडाउन का। इसका मतलब अगर ये लाइसोसोम के समान है तो इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। कैसे एंजाइम पाए जाते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। देखो, हाइड्रोलाइटिक का मतलब है, हाइड्रो का मतलब वाटर, लाइटिक का मतलब है लाइसिस, या किसी को तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। मतलब ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो जल को यूज करके किसी चीज का ब्रेक डाउन करते हैं। अब देखो, आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये जो लाइसोसोम होता है, ये जो लाइसोसोम होता है इसका निर्माण होता है गोल्जी बॉडी से। किससे निर्माण होता है? गोल्जी बॉडी से। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर लाइसोसोम का निर्माण अगर गोल्जी बॉडी से हो रहा है तो एक्रोसोम का भी निर्माण गोल्जी बॉडी से होगा। तो ये जो एक्रोसोम है इसका भी निर्माण किससे होता है? गोल्जी बॉडी से। अब आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन ये आ रखा है कि एक्रोसोम किस पार्ट में होता है? हेड के अंदर होता है। इसके अंदर कौन से एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो लाइसोसोम के अंदर होते हैं। इस एंजाइम का काम क्या? इस एंजाइम का काम ये, जैसे ये कोई स्पर्म है ना, ये स्पर्म है, एक मिनट, जैसे हमने ये डायग्राम बनाया हमने स्पर्म का, ये जैसे स्पर्म है, और यहाँ पे ये जैसे एग है, ये कोई एग है, ये हमारा, ये किसी फीमेल का एग है, ये स्पर्म है ना, ये शुक्राणु है। अब ये शुक्राणु को इस एग के अंदर एंट्री करनी है, तो इस एग के अंदर एंट्री करने के लिए इसके चारों ओर जो एग की जो मेम्ब्रेन है, जो एग की जो झिल्लियां हैं, इन झिल्लियों को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके इसके अंदर ये एंट्री करेगा। तब इसके, ये जो हेड वाला पार्ट है इसके अंदर ये एक्रोसोम पाया जाता है। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम इन झिल्लियों को तोड़ने का कार्य करेंगे। जैसे इसमें आपने झिल्लियां आपने पढ़ी होगी, जोना पेलुसिडा है, इस प्रकार की कई झिल्लियां होती है। यहाँ से ये इसके अंदर शुक्राणु इसके अंदर एंट्री कर देगा। जब एंट्री करेगा तो ये न्यूक्लियस को इसके अंदर भेज देगा। मतलब इस एग की मेम्ब्रेन को तोड़ने के अंदर ये जो एक्रोसोम है ये इसमें हेल्प करता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये आपका था यहाँ से। अब देखो दूसरा, नेक वाला पार्ट। नेक में क्या होता है? तो आपको पता है कि नेक के अंदर तारक केंद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नेक के अंदर तारक केंद्र, जिसको आप बोलोगे सेंट्रियोल, पाया जाता है। सेंट्रियोल का काम क्या इंपॉर्टेंट वो है, सेंट्रियोल का सबसे फर्स्ट काम, इस सेंट्रियोल का फर्स्ट काम होता है टेल का निर्माण करना, टेल फॉर्मेशन। शुक्राणु के अंदर जो पूंछ होती है, इस पूंछ का फॉर्मेशन करना किसका काम है? इस नेक का काम, सॉरी तारक केंद्र का काम। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम ये है, जैसे ही ये जो शुक्राणु यहाँ पे बना है, इस तारक केंद्र का दूसरा काम है, जैसे ये कोई एग था, ये शुक्राणु था, यहाँ से इस शुक्राणु इसके अंदर एंट्री की। अब मुझे बताओ, ये एग, ये अब जाइगोट बन गया भाई, उस यहाँ पर दोनों में निषेचन हो गया, ये जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट, अब आपने पढ़ा है कि जाइगोट हमेशा यूनिसेलुलर होता है। अब जाइगोट के अंदर क्या होगा? एक ऐसा डिवीजन होगा, डिवीजन होने से इस जाइगोट के अंदर दो सेल बन गई। अब आप सोचो कि जाइगोट को ये दो सेल कैसे बनाएगा? तो यहाँ पे नीड पड़ती है सेंट्रियोल की, क्योंकि सेंट्रियोल जो होता है वो विदलन के अंदर या क्लीवेज में सहायता करता है। जब किसी, क्योंकि एग के अंदर, इस बात को ध्यान से सुनना, इस एग के अंदर शुरुआती स्टेज में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। तब जो सेंट्रियोल का काम है विदलन करना, तो जब एग को विदलन करना होता है तो वो जो सेंट्रियोल जो काम में आता है, वो नेक वाला जो सेंट्रियोल होता है वो इसके काम आता है। मतलब वो
जो फर्स्ट जो विदलन होता है, फर्स्ट जो क्लीवेज होता है जाइगोट के अंदर, वो आपके स्पर्म वाले सेंट्रियोल की सहायता से किया जाता है। यहाँ तक आया समझ में? फिर आपका मिडिल पीस, तो मैंने हमेशा मैं ऑफलाइन क्लास में बताता हूँ, एम का मतलब मिडिल पीस, एम का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, एम का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम आपको पता है, ये इसमें एनर्जी मतलब एटीपी का फॉर्मेशन करके इसको ऊर्जा प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब टेल, टेल आपको पता है ये इसमें स्पर्म के मूवमेंट के अंदर मतलब इसके गति के अंदर इसकी सहायता करते हैं। टेल ऐसे उसके पीछे से गति में उसकी स्पर्म की सहायता करते हैं। तो ये था क्वेश्चन, मैंने आपको पूरा बता दिया, रटना बिल्कुल नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि रीजन ऑफ द स्पर्म, शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं? तो मैंने कहा था कि एम का मतलब मिडिल पीस, एम का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। एक्रोसोम कहाँ पाए जाएंगे? तो आपको पता है कि एक्रोसोम जो होता है इसका तो हो जाएगा मिडिल पीस। एक्रोसोम पाया जाता है हेड के अंदर, नेक के अंदर सेंट्रियोल पाया जाता है, टेल उसकी मतलब ऐसे पीछे तैरने में या स्विम में सहायता करती है। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। निम्नलिखित में से किसमें कैल्शियम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है? अच्छे से पढ़ो कि कैल्शियम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से चार ऑप्शन दे रखे हैं कि कैल्शियम का किसमें रोल है। तो ये मैं इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ, ये इसके ऑप्शन है, आप इसको देखो, अच्छे से सोल्व करो। तो कैल्शियम के बारे में बात हो रही है इस क्वेश्चन को। अब देखो हम लोग क्या इसको रटते हैं, रटना नहीं है। अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हो बायोलॉजी को समझो। जब जब कैल्शियम की बात आएगी इसको अपन यहाँ समझते हैं अलग से ना। देखो जब जब कैल्शियम की बात आएगी तो जो कैल्शियम आयन जो होता है, जब जब कैल्शियम आयन की बात आएगी, कैल्शियम प्लस टू, तो इसके बॉडी में तीन रोल है। इन तीनों का ध्यान रखना। सबसे पहले इसका काम होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मतलब पेशियों के संकुचन में ये काम करता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, पेशियों के संकुचन के अंदर भी इसका काम होता है। ये इसका फर्स्ट हो गया। दूसरा जो इसका होता है वो इसका काम होता है हमारे जो तंत्रिका आवेग है, नर्व इम्पल्स के कंडक्शन के अंदर, नर्व इम्पल्स के कंडक्शन में, मतलब तंत्रिका जो सूचनाएं होती है उनको भेजने के अंदर इसका काम होता है। और तीसरा जो इसका काम होता है ये होता है ब्लड क्लोटिंग के अंदर, ब्लड का थक्का बनाने में, ब्लड क्लोटिंग मतलब रक्त का थक्का ये इसके मुख्य रूप से तीन काम है। ऐसे तो कैल्शियम के और भी काम खूब है, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो यूनिट हमारे कोर्स के अंदर है वहां वहां कैल्शियम, इन तीनों के अंदर कैल्शियम हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो जाएगा। उसने पूछा था कि कैल्शियम का क्या काम आता है। जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप इस ऑप्शन को पढ़ोगे तो पहला दे रखा है रक्त में ऑक्सीजन वाहक, ऑक्सीजन कैरियर इन ब्लड, ये हीमोग्लोबिन करता है। हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग, तो ये आगे ना कि रक्त का थक्का बनाने में काम आता है। तो कैल्शियम किसमें काम आता है? रक्त का थक्का बनाने में काम आता है। लेकिन थक्का बनता कैसे, आप इसको समझो। तो अब देखो हम रक्त का थक्का कैसे, जैसे ये मेरा हाथ था, जैसे हाथ था, मैंने यहाँ से कोई मेरा ब्लेड से या हाथ है पाँव है कुछ भी है, ब्लेड से यहाँ से कट लग गया, होगा क्या? यहाँ हमारे अंदर क्या रक्त वाहिका है जिसको हम बोलेंगे ब्लड वेजल्स, बोलेंगे ब्लड वेजल्स। जैसे ये मुझे कोई चोट लगी है ना, मुझे कोई चोट लगी, जब मुझे कोई चोट लगेगी तो जो मेरी ब्लड वेजल्स है, जो रक्त वाहिकाएं है, जो ब्लड वेजल्स है, ये आपके हो जाती है डैमेज हो जाती है। क्या हो जाती है? ये ब्लड वेसल जो है डैमेज हो गई, मतलब रक्त वाहिकाएं डैमेज हो गई। जब रक्त वाहिकाएं डैमेज होगी तब क्या होगा? तो जो ब्लड था वो ब्लड यहाँ से बाहर निकलेगा। ब्लड क्या आएगा? ब्लड आपके बाहर निकलता है, ब्लड बाहर निकलता है। अब जब ब्लड बाहर निकल तब क्या होगा? अब जैसे ही ब्लड हमारे यहाँ बाहर आ गया, ब्लड के बाहर आते ही जो हमारे अंदर बिंबाणु होते हैं जिसको आप बोलते हो प्लेटलेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जिसको आप प्लेटलेट्स बोलते हो, इन प्लेटलेट्स का डिपोजिशन होता है, वहां जमा होता है। जैसे हमें कोई चोट लगी, मेरी रक्त वाहिकाओं में कोई चोट लगी, वो डैमेज हुई, ब्लड यहाँ से बाहर आ गया हमारी स्किन के ऊपर, तो जैसे ही चोट उसके 2-3 मिनट बाद में यहाँ आके जो आपके बिंबाणु थे, जो प्लेटलेट से, वहां इनका जमा हो जाता है। जैसे ही इनका जमा होता है उसी समय हमारे ब्लड के अंदर होता है कैल्शियम आयन। अब उस समय यहाँ दूसरा स्टेप होता है, कैल्शियम आयन जो है Ca+2, जो कैल्शियम आयन है इनकी मात्रा अधिक होती है हमारी ब्लड के अंदर। जब इनकी मात्रा हमारे ब्लड में ज्यादा होगी तब इसे संकेत मिलेगा कि बाहर चोट लगी है और बीमाणु वहां के जमा हो गया है। तो ये जो कैल्शियम आयन ये दो काम करेंगे। कैल्शियम आयन क्या करेंगे? दो काम। कैल्शियम आयन एक इसका काम ये मोटिवेट करेंगे, जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है, जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है,
जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है ये इसको एक्टिव करेंगे, क्या करेंगे, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिव करते हैं। दूसरा इसका काम होता है, ये कैल्शियम आयन आपके जाके एक्टिव करता है एक ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। क्या नाम है, प्रोथ्रोम्बिन। जो प्रोथ्रोम्बिन ये ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है, ये आपके कैसा होता है, ब्लड के अंदर इनएक्टिव पाया जाता है। जब तक ब्लड में चोट नहीं होती है, मतलब किसी की प्रकार की थक्का बनाने की आवश्यकता नहीं है, तब तक ये इनएक्टिव स्टेज में पाया जाता है। जैसे ही चोट लगेगी तो ये प्रोथ्रोम्बिन जो है, कैल्शियम आयन आएगा, इसके ऊपर काम करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा, ये आपके बदल जाएगा थ्रोम्बिन के अंदर। किसमें बदलेगा, प्रोथ्रोम्बिन। किसमें बदला, थ्रोम्बिन। ये होता है एक्टिव, ये होता है एक्टिव, है ना, ये होता है एक्टिव। अब थ्रोम्बिन बन गया, लेकिन अभी तक रक्त का थक्का नहीं बना। अब रक्त का थक्का कैसे बनेगा, तो अब देखो आप, अब ये जो थ्रोम्बिन बना है, इस अब आपने पढ़ा होगा कि ब्लड के प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन। क्या नाम है, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, उसका नाम है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ये आपके किसमें पाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा में। इनएक्टिव प्रोटीन है ये आपके, हम आगे देखेंगे। ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में तीन प्रोटीन होते हैं, ग्लोबुलिन्स, एल्ब्यूमिन्स और फाइब्रिनोजन। अब ये फाइब्रिनोजन इनएक्टिव प्रोटीन है, ये थ्रोम्बिन आएगा, इसके ऊपर काम करेगा। जैसे ही काम करेगा, ये बदल जाएगा आपके फाइब्रिन प्रोटीन के अंदर। किसमें बदलेगा, फाइब्रिन प्रोटीन के अंदर। अब ये जो फाइब्रिन प्रोटीन है, ये क्या करेगा, जहां पर रक्त का थक्का, जहां पर ब्लड बाहर आया था, वहां पर ये ऐसे नेटवर्क बना देता है। कैसे बना देता है, ऐसे नेटवर्क का निर्माण हो जाता है। तो जब नेटवर्क का निर्माण होता है तो वहां पर धागे नुमा ऐसे मतलब स्ट्रक्चर बन जाती है, तो उसको हम बोलेंगे रक्त का थक्का। ये हमारे रक्त का थक्का बन गया है। तो आप सोचिए, इस रक्त का थक्का बनाने में कौन सा तत्व काम आ रहा है, तो आपने देखा कि सर जो कैल्शियम आयन होता है, ये सब इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्ले रोल अदा कर रहा है। तो आया समझ में ये। अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जब ब्लड बैंक के अंदर आप में से किसी ने खून, अपने ब्लड को डोनेट भी किया होगा, किसी की नीड हो तब, तो आपने ये नहीं सोचा कि जैसे ही हमारी बॉडी से ब्लड बाहर आता है, तो जैसे कोई चोट लगी तो वहां तो वो ब्लड 2-3 मिनट बाद में थक्का बन जाता है, लेकिन उसी ब्लड को हम जब किसी ब्लड बैंक में वहां जमा करते हैं, आप जब खून को डोनेट, जैसे जब वो थैली में डालता है, तब भी ब्लड हमारी बॉडी से बाहर आ रहा है, तो उस समय रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता है, उस समय रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता है, इसका मतलब, उसका कारण ये होता है कि जैसे ये कोई थैली है ना, जैसे ये वो ब्लड की थैली है, इस ब्लड की थैली के अंदर एक केमिकल होता है, इस केमिकल का नाम है सोडियम सिट्रेट। क्या नाम है, सॉरी, इस केमिकल का नाम होता है सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट, ये केमिकल पहले से इस खाली ब्लड की थैली में होता है। अब जैसे हम इसको डॉक्टर लेके आता है, वो वहां से ब्लड लेके उस ब्लड को आपके इसके अंदर डाल देता है ना, इस थैली के अंदर। इस ब्लड में क्या बताओ, इस ब्लड के अंदर आपको पता है कैल्शियम आयन है। अगर मैं इस कैल्शियम आयन को ब्लड से बाहर निकाल दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस ब्लड से कैल्शियम आयन को बाहर निकाल दूं, तो क्या रक्त का थक्का बनेगा, तो इसका आंसर होगा सर रक्त का थक्का नहीं बनेगा, क्योंकि कैल्शियम बाहर निकल जाएगा। तो फिर ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में नहीं बदलेगा। अगर ये नहीं बदलेगा तो आपके ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा तो ये नहीं बनेगा। इसका मतलब मुझे कैसे ना कैसे करके मुझे कैल्शियम आयन को ब्लड से बाहर निकालना है। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, मतलब जैसे ये ब्लड की थैली है, आप उसमें ब्लड को डोनेट कर रहे हो, आपकी बॉडी से ब्लड बाहर आ रहा है, जैसे ही कैल्शियम इस थैली के अंदर आएगा, इस थैली के अंदर पहले से सोडियम सिट्रेट पड़ा है। अब ये जो जो ये सिट्रेट है, ये सिट्रेट जाएगा और सोडियम को जाके पकड़ लेगा। इसका मतलब सोडियम को ब्लड से बाहर निकाल दिया, इसने काम करना है, इसको रोक दिया। जब कैल्शियम बाहर आ गया तो ये प्रोसेस पूरी रुक गई ब्लड के अंदर, तब जाके ब्लड का थक्का नहीं बनता इसके अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि ब्लड बैंक के अंदर ब्लड जमता क्यों नहीं, वो वहाँ कई मतलब कई महीनों तक, सालों तक पड़ा रहता है, लेकिन ब्लड कभी जमता नहीं है वो, क्योंकि वहां पर ये पूछा हुआ भी है कि ब्लड बैंक के अंदर खून का जमाव क्यों नहीं होता, थक्का क्यों नहीं बनता है, क्योंकि उसके अंदर सोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है इसलिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 2 नंबर। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाई प्लेसेंटा, कि प्लेसेंटा के द्वारा कौन से हार्मोन का स्त्रावन नहीं किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन, एचसीजी, एचपीएल, और आपके अगला कौन सा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। करो इसको सोल्व। अब देखो, जब प्लेसेंटा की बात आती है तो प्लेसेंटा का काम क्या है, प्लेसेंटा का काम होता है, जैसे ये मदर से लगाकर, ये आपका चाइल्ड है ना, बर्थ, ये बच्चा है, मदर से जो चाइल्ड है, उस मदर से इसको अपना आगे लेते हैं दूसरी स्लाइड पे। तो इसको आप देख लो, जिसको आता है सोल्व कर लो, बाकी इधर देखो। अब जब प्लेसेंटा की बात आती है तो प्लेसेंटा जो होता है,
अब देखो प्लेसेंटा का काम क्या है। प्लेसेंटा का काम है जैसे मदर से जो माँ होती है, उस मदर से जो एम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण होता है, जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, अब इस एम्ब्रियो को क्या चाहिए, इसको, इस एम्ब्रियो को ऑक्सीजन भी चाहिए, इसको पोषण भी चाहिए, इसको मतलब खाने योग्य सब, इसको जो जो नीड होती है, जो इसको सरवाइव करने नीड होती है, ये इसको मदर से मिलेगा। इसको इसके साथ में ब्लड भी चाहिए, इसको बच्चे को ब्लड भी चाहिए, ये सब माँ से आएगा। किसके द्वारा आएगा, तो ये सब आएगा आपके प्लेसेंटा के द्वारा आएगा। अब जैसे बच्चे का अपशिष्ट है, बच्चे को ऑक्सीजन देगी, ये इसने प्लेसेंटा से लिया। अब बच्चा बाहर श्वसन करके CO2 को बाहर निकाल रहा है, तो CO2 को वापस बाहर निकालना पड़ेगा ना, तो CO2 को बाहर, ये बच्चा CO2 को यहाँ से वापस माँ को देता है। इसके अलावा कोई भी अपशिष्ट है, कोई भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, वो भी बच्चा वापस माँ को देगा, माँ के ब्लड में आएगी। जैसे CO2 है तो माँ के श्वसन द्वारा यहाँ से बाहर निकल जाएगी, अपशिष्ट है तो माँ के अपशिष्ट के साथ में बच्चे का अपशिष्ट बाहर निकल जाएगा। ये तो काम होता है प्लेसेंटा का। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये पूछा था कि प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन आते हैं। क्वेश्चन क्या था कि प्लेसेंटा से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हार्मोन आते हैं। तो सबसे पहला जो हार्मोन आता है वो आता है HCG, इसके अलावा आपके एक आता है HPL, इसके अलावा आपके आता है एस्ट्रोजन, दूसरा कौन सा हार्मोन है, तीसरा एस्ट्रोजन, और एक आपके आता है प्रोजेस्ट्रॉन, एक आपके आता है प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन। अब देखो HCG, HPL, एस्ट्रोजन, ये तो आपकी प्लेसेंटा से स्रावन होने वाले हार्मोन है। अब अगर मैं आपको ये पूछूं कि ऐसे कौन से हार्मोन है जो केवल प्लेसेंटा से आते हैं, या मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके ऐसे पूछ सकता हूं कि ऐसे कौन कौन से हार्मोन है जो केवल जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस समय उनका स्रावन किया जाता है। तो आपका आंसर होगा कि सर ये जो दो हार्मोन है HCG, HPL, ये हार्मोन अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो इन हार्मोन का वो सिक्रेशन नहीं करेगी। अब आप सोचो कि ये हार्मोन केवल प्रेगनेंसी में क्यों आ रहे हैं। ये हार्मोन प्रेगनेंसी में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि प्लेसेंटा कब बनेगा, जब फीमेल प्रेग्नेंट होगी तब बनेगा। तो जब प्लेसेंटा बन रहा है तो प्लेसेंटा केवल प्रेग्नेंट कंडीशन में बनता है, इसलिए ये हार्मोन भी केवल जब फीमेल प्रेग्नेंट होती तब आते हैं। एस्ट्रोजन तो आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएगा, ग्रेफियन फॉलिकल जिसका स्त्रावन हो जाएगा। जो आपका प्रोजेस्ट्रॉन है इसका भी कॉर्पस ल्यूटियम से इसका स्त्रावन किया जाता है, ये सब इसके अंदर आता है। अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि सर ये प्लेसेंटा प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन को क्यों निकाल रहा है। ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि प्लेसेंटा जो होता है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्यों निकाला, इसके पीछे साइंटिफिक कारण रटना नहीं है, इसका भी कारण है। देखो कारण क्या, मैं बताता हूं आपको। अब आपको पता है जैसे ये जैसे यूट्रस है ना, एक साइड बनाते हैं। अब आपको पता है कि जैसे यहाँ से इधर से एग आया है, इधर से एग आया है, इधर से ये स्पर्म आया है, दोनों आपस में ये फ्यूज हुए और यहाँ पे आपके ये जाइगोट बन गया, ये 2N, और ये एम्ब्रियो बन गया। जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट डे है ना, जैसे ये फर्स्ट डे है, ये फर्स्ट डे है, यहाँ पे निषेचन हो गया। अब क्या होगा, धीरे धीरे 5 से 7 8 दिनों के बाद में ये जो जाइगोट है इसके धीरे धीरे विदलन होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से मोरुला ब्लास्टुला कंडीशन आएगी। धीरे धीरे यहाँ आकर इस यूट्रस के अंदर आके ये यहाँ के इसका यहाँ ये जैसे एंडोमेट्रियम है ना, ये एंडोमेट्रियम आपने पढ़ रखा होगा कि यहाँ पर यूट्रस के अंदर जो 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 अंदर वाली लेयर होती है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। इस एंडोमेट्रियम के साथ में ये जो भ्रूण है, ये जो ब्लास्टुला बना है, ये इसके साथ में अटैच होता है। जब जैसे ही इसके साथ में अटैच होता है, जब ये इसके साथ में अटैच होता है तो यहाँ पर ऐसे एक ये माइक्रोविलाई का निर्माण करता है जिसको आप कोरियोनिक बोलते हो। ये जो होती है ये कोरियोनिक या माइक्रोविलाई इसलिए बनती है, और यहाँ जो बनती है इसको हम बोलेंगे प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्लेसेंटा बोलेंगे। तो आप मुझे बताओ प्लेसेंटा का निर्माण क्या जिस दिन निषेचन हुआ था उसी दिन हो रहा है या उसके 6-7 दिन बाद में हो रहा है। तो प्लेसेंटा का निर्माण हमेशा यूट्रस के अंदर होता है, एंडोमेट्रियम के साथ में उसका अटैचमेंट होता है एम्ब्रियो का। अब मेरा क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि ये जो प्लेसेंटा जो है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्यों निकाल रहा है, इसका काम क्या है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल, हम MC के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां आपने देखा होगा कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो एंडोमेट्रियम को बनाने का काम करता है। क्या काम करता है, वो इस एंडोमेट्रियम को बनाने का काम करता है। वो एंडोमेट्रियम को क्यों बना रहा है, एंडोमेट्रियम को इसलिए बना रहा है कि उसके अंदर प्रेगनेंसी के लिए ये जो जो भ्रूण बना है, जो एम्ब्रियो बना है, वो यूट्रस के अंदर अच्छी प्रकार से वो यहाँ पर बॉन्ड बना सके। मतलब वो एंडोमेट्रियम की मोटाई को बढ़ाता ताकि जो एम्ब्रियो बना है वो एम्ब्रियो वहां पर अच्छे से रह सके। अब आप मुझे बताओ, अगर धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम, फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है लेकिन धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा अगर बॉडी में कम हो रही है, इसका मतलब यूट्रस धीरे धीरे कमजोर होगा,
इसका मतलब बच्चा 9 महीने से पहले बाहर आ जाएगा। इसका मतलब बच्चा पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ। तब क्या करती है हमारी बॉडी ने, मतलब फीमेल की बॉडी ने अपने अंदर कुछ मॉडिफाई किया कि प्लेसेंटा को भी बोलो कि वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को निकाले। तो कार्पस ल्यूटियम अगर अकेला हार्मोन को नहीं निकाल पा रहा है, तो फिर कार्पस ल्यूटियम के अलावा प्लेसेंटा भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को निकालता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वापस इस एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाएगा। जब ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाएगा, तो इसके साथ में जो बच्चा है, जो एम्ब्रियो है, वो अच्छे से बॉन्ड बना के रह सकेगा। यहाँ मतलब इसको अच्छे से ये पकड़ के रखता है। तो आया समझ में प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्यों निकालता है। अब देखो, आपने ये भी सुना होगा कि जो एससीजी हार्मोन वो प्रेगनेंसी टेस्ट में काम आता है, लेकिन आपने सोचा कि एससीजी हार्मोन क्यों आ रहा है। आप प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को भी काम में ले सकते थे प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर, लेकिन नहीं लिया। हम क्यों नहीं लेते, देखो रीजन इसका भी। और आपने ये भी सुना होगा कि प्रेगनेंसी जो टेस्ट होता है, जो किट होता है, उसका टेस्ट हमेशा जो मॉर्निंग का जो यूरिन होता है उसके साथ में किया जाता है। आपने ये भी सुना होगा कि प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए जो टेस्ट किया जाता है, वो मैटिंग में जिस दिन इनिशिएशन हुआ है, जिस दिन मतलब कॉपुलेशन हुआ है, उसके 7-8 दिन बाद में किया जाता है। जैसे किसी फीमेल को पता पड़ गया कि उन्होंने आज मैटिंग की है, और उन्हें ये पता पड़ गया कि हमारे के अंदर के मतलब के भाई एग और स्पर्म का आपस में मिलना हो गया, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया है। लेकिन ये कंफर्म करने के लिए आप उसी दिन से पता नहीं कर सकते। आपको कम से कम उसके मतलब जो फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड होता है, उसके मिस होने के 4-5 दिन बाद में आपको देखना होता है। उसका भी रीजन है कि उसी दिन आप क्यों नहीं देख सकते हो। देखो 3-4 कारण देखो आप। सबसे पहला क्वेश्चन था कि प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए ये हार्मोन काम क्यों आता है। तो इसका आंसर ये है कि सर ये हार्मोन तो प्लेसेंटा से आता है, और प्लेसेंटा तब बनेगा जब फीमेल को प्रेग्नेंट होगी। इसलिए ये हार्मोन एसजीजी हार्मोन काम आता है प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर। ये आपका मतलब आपका डाउट क्लियर हुआ। दूसरा ये है कि सर ये सुबह के टाइम क्यों करते हैं। भाई आपको डॉक्टर ये बोलते हैं ना कि प्रेगनेंसी टेस्ट आपको सुबह के टाइम करना है, जो फर्स्ट यूरिन होता है फीमेल का उसके साथ करना है। उसका कारण है, अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट आप दिन में करोगे, अगर कोई फीमेल अपना वो किट से अगर दिन में ये टेस्ट करती है भाई मैं प्रेग्नेंट हूं या नहीं हो, तो उसका टेस्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। उसका कारण देखो, दिन में क्या होता है, फीमेल पूरा दिन पानी पीती रहती है। जितना ज्यादा बॉडी में पानी ज्यादा होगा, उतना ज्यादा ये हार्मोन जो है वो डाइल्यूट ज्यादा होगा, मतलब इसका तनुकरण ज्यादा होगा। जब ये डाइल्यूट ज्यादा हो रहा है, तो उस टेस्ट के अंदर इस हार्मोन की कंसंट्रेशन को हम देख नहीं पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात के टाइम हम सोते हैं तो हम पानी कम पीते हैं। जब सोते हैं उस टाइम पानी पी के सोते हैं, वापिस हम 5 से 6 घंटे बिल्कुल पानी नहीं पीते हैं। तो धीरे धीरे ब्लड के अंदर इस हार्मोन की मात्रा ज्यादा होती है, फिर किडनी के द्वारा फिल्टर करके यही हार्मोन यूरिन में जाता है, ज्यादा आता है। इसलिए सुबह के यूरिन के अंदर पानी पीने से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट में हमेशा सुबह करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में रात को पानी कम पिया हुआ होता है, तो ये हार्मोन इतना ज्यादा इसका डाइल्यूट नहीं होता है। ये यूरिन तो मतलब यूरिन ज्यादा डाइल्यूट नहीं होता है। यूरिन जब डाइल्यूट नहीं है, तो इस हार्मोन की भी उसमें हमें कंसेंट्रेशन उस टेस्ट में आराम से हम उसको हम देख सकते हैं। ये हुआ सुबह के टाइम क्यों कर। तीसरा क्वेश्चन ये है, हाँ चलो ये थे 2-3 क्वेश्चन बस। तो आपके मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि एसजीजी के बारे में, एचपीएलओ, एस्ट्रोजन, ये सब। तो क्वेश्चन यही पूछा था कि प्लेसेंटा के द्वारा कौन कौन से हार्मोन आते हैं। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि प्लेसेंटा के द्वारा आपके तो प्रोजेस्टेरोन भी आता है। अच्छा, कौन सा स्राव नहीं होता है ना, तो प्रोजेस्टेरोन भी होता है, एसजीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन भी होता है, इसके अलावा एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन भी होता है। लेकिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्रावन प्लेसेंटा नहीं करता है। ये इसका हो जाएगा गलत। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना ये इसका मतलब सही आंसर है ना, इसका ये सही आंसर होगा। बाकी यहाँ पर ये गलत है, इसका ये आंसर इसका सही है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्रावन कहाँ से किया जाता है। अगर आपको आपने पढ़ रखा है तो मुझे बताओ। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि एसजीटी को प्रेगनेंसी टेस्ट में सुबह यूज क्यों, मतलब इसको मॉर्निंग टेस्ट में इसका क्यों काम लिया जाता है, इसी हार्मोन को काम में क्यों लेते हैं। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली बाई, अच्छा करेक्टली, हाँ ठीक है। इसने पूछा है कि मैच कौन सा सही, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है। तो आपने पढ़ा होगा श्वसन वाले यूनिट के अंदर कि टाइडल वॉल्यूम क्या है। तो जब टाइडल वॉल्यूम की बात आती है, जब टाइडल वॉल्यूम की बात आती है, तो लिखा हुआ है कि सामान्य श्वसन के समय आप जितनी श्वास अंदर लेते हो, जितनी श्वास बाहर छोड़ते हो, उसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। बाकी वाले सभी सभी गलत है। इसका हो जाएगा 1 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है अमाशय में स्रावित अमाशय रस में उपस्थित एंजाइम। अच्छे से इस क्वेश्चन को सोल्व करो कि गैस्ट्रिक जूस के बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, गैस्ट्रिक जूस के बारे में। हेलो।
मैं क्लास में था, काम था। नहीं नहीं नहीं, बाहर हूँ। हाँ, मैं कॉल बैक करता हूँ ना। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेटेड इन द स्टोमक कंटेन इन द एनजाइम। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। गैस्ट्रिक जूस के बारे में बात हुई है, मतलब जो हमारा जो पाचक रस होता है उसके बारे में बात हो रही है। अब देखो है क्या गैस्ट्रिक जूस। अब जब अमाशय रस की बात होती है तो आपको पता है कि इसने पूछा है अमाशय में स्रावित अमाशय रस में उपस्थित एंजाइम है। अच्छा हाँ, ये देखो इसकी मैं हमेशा ऑफलाइन क्लास में बताऊँ, इसकी ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक इसकी है एच पी एल आर। क्या ट्रिक है? एच पी एल आर। एच का मतलब होता है HCl, हमारे अमाशय रस में मतलब पाचक रस में HCl होता है। पी का मतलब आपके हो जाएगा गैस्ट्रिक लाइपेज, एच पी सॉरी पी का मतलब हो जाएगा पेप्सिन। पी का मतलब पेप्सिन, एल का मतलब हो जाएगा गैस्ट्रिक लाइपेज, और आर का मतलब हो जाएगा रेनिन। तो आप देख लो कौन कौन से एंजाइम होते हैं आपके जैसे। तो इसमें उपस्थित एंजाइम है, तो इसमें एमाइलेज नहीं होता है, एमाइलेज हमारी लार के अंदर होता है, तो इसका ये नहीं होगा। लाइपेज हाँ पाया जाता है, ट्रिप्सिन भी पाया जाता है, पेप्सिन ठीक है। फिर है पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। रेनिन भी पाया जाता है, लाइपेज भी है, ट्रिप्सिन नहीं, ठीक है ना, पेप्सिन ठीक है। ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज नहीं है, तो उसका आपका सही हो जाएगा कि पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। आया समझ में? तो ये जैसे है ना कि H का मतलब HCl, P का मतलब हो जाएगा आपके पेप्सिन, L का मतलब हो जाएगा लाइपेज, और R का मतलब हो जाएगा रेनिन। अब मुझे बताओ कि ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलता है और कहाँ, मतलब ट्रिप्सिन एंजाइम का स्त्रावण कहाँ से होता है, आपको मुझे ये बताना है। अब आपने एक बात नहीं सुनी, ये जो लाइपेज एंजाइम होता है ना, ये जो लाइपेज एंजाइम होता है, ये लाइपेज एंजाइम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे इसकी मात्रा हमारे में कम होती जाती है। आपने सुना होगा कि डॉक्टर लोग कहते हैं कि 30 या 35 के बाद या 40 के आसपास हमें घी कम खाना चाहिए, मतलब फैट हमें कम खाना चाहिए, क्योंकि उसका कारण ये होता है कि मतलब इस एंजाइम की मात्रा कम हुई है। और इस एंजाइम का काम ये था कि ये जो वसा होती है उसको ये वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल के अंदर तोड़ने का काम करता है, मतलब फैट को फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में तोड़ने का कार्य करता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती है इस एंजाइम की मात्रा कम होती है, इसलिए 30 या 35 के आसपास उस एज में घी की मात्रा में, मतलब फैट हमें कम खाना चाहिए, क्योंकि उसको तोड़ने वाला एंजाइम ही नहीं है। दूसरी बात और देखो, गैस्ट्रिक जूस का स्त्रावण का आप ये सोचो, जैसे ये जो अमाशय रस होता है, जो पाचक रस है हमारा, जो गैस्ट्रिक जूस, इसका स्त्रावण कब होता है? इसका स्त्रावण तब होता है जब हमें ज्यादा भूख लगती है। जितनी ज्यादा हमें भूख लगती है इतना ज्यादा इसका स्त्रावण होता है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है, जैसे आप किसी होटल में जा रहे हो, आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी होटलों के अंदर पहले आपको ला के देते हैं, आपको ये सलाद ला के देते हैं कि आप पहले सलाद खाओ। उसका कारण ये है कि जब हम खाना खाने से पहले अगर हम सलाद को खा रहे हैं, तो हमारे अंदर आपने पढ़ा होगा वेगस नर्व जो होती है, वो जैसे ही सलाद आएगा आप उसको मुंह में डालोगे, तो ये सिग्नल जाएगा, वेगस नर्व माइंड को सिग्नल भेजेगी कि बाहर से खाना आ गया है, अंदर से पाचक रस को बाहर निकाला जाए, मतलब स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन किया जाए ताकि खाने का अच्छे से पाचन हो सके। तो वेगस वापस सिग्नल भेजती है हमारे स्टोमक को कि खाना आ रहा है, आप उसको खाना पचाने के लिए तैयार हो जाओ। अब वो गैस्ट्रिक जूस ऐसे तो है नहीं, वो कोई ये एक एक प्रकार का केमिकल इम्पल्स है, तो मतलब केमिकल के इंफॉर्मेशन को निकलने में एक मतलब 3-4 मिनट का टाइम चाहिए। अगर भाई ये अगर नर्व वाला होता तो ये फटाफट होता। इसलिए खाना खाने से 4-5 मिनट पहले हमेशा हमें सलाद खाना चाहिए, ताकि हमारा गैस्ट्रिक जूस भोजन को जो हम बाहर से खाएंगे उसके बाद रोटी खाएंगे उसका डाइजेशन आराम से कर सके, तो इसलिए पहले सलाद खाया जाता है। उसके बाद देखो हम आपने ये भी सुना होगा कि खाने का टाइम हमारा फिक्स होना चाहिए। बॉडी हमारी जो होती है उसको हम जैसा चाहेंगे वो वैसे चलेगी, तो हमारे खाने का टाइम हमेशा फिक्स, जैसे हम लोग खाना 12 बजे खाते हैं दोपहर में, तो हमारा खाना हमेशा दोपहर 12 बजे होना चाहिए। अब जैसे कोई ऐसा स्टूडेंट या कोई ऐसा वुमन है जो रेगुलर वे में पिछले 10 दिनों से 12 बजे खाना खा रहा है, तो उसके बॉडी को संकेत मिल गया है, उसके माइंड को ये संकेत मिल गया है कि 12 बजे मुझे गैस्ट्रिक जूस को बाहर निकाल के तैयार रखना है। अगर आपने 12 बजे खाना नहीं खाया, फिर क्या होता है, आपने फील किया होगा कि जैसे आपके खाने का टाइम हुआ और आपने खाना नहीं खाया, तो आपके पेट में से जलन होती है। वो जलन क्या होती है? वो ये गैस्ट्रिक जूस है, क्योंकि वो वेट कर रहा है कि बाहर से खाने के टुकड़े भेजो, हम उसको डाइजेस्ट करते हैं, फैट को अलग तोड़ते हैं, अमीनो अम्ल को तोड़ते हैं, प्रोटीन को तोड़ते हैं, सब कुछ हम सबको हम डाइजेस्ट करने के लिए, वो एंजाइम वेट ब्रेक डाउन करने के लिए वेट कर रहे हो। इसलिए हमें खाने का टाइम हमेशा फिक्स करना चाहिए, हमारा टाइम हमेशा अलग अलग नहीं होना चाहिए। अब देखो आपने सुना, आपने ये भी किया होगा, जैसे आपने कभी खाना थोड़ा लेट खा लिया है, जैसे आपने खाना 3-4 बजे खा लिया, स्टूडेंट लाइफ में होता है, आपका खाने का टाइम 12-1 बजे है,
आपने किसी कारण से आपने खाना 3-4 बजे खा लिया, अब आपका गैस्ट्रिक जूस का तो आपकी श्रवण 12-1 बजे होता है, आप खाना 3-4 बजे खा रहे हो, आपके बॉडी को पता ही नहीं है कि 4 बजे मेरे पेट में खाना आ गया, मेरे स्टोमक में मतलब फूड आ गया, तो वो खाना फिर में डाइजेस्ट नहीं होता है, हमें शाम को उसमें दिक्कत होती है। तो दिक्कत होने का कारण ये है कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन नहीं हुआ, उस खाने को तोड़ने वाले एंजाइम उस समय नहीं होते हैं, इसलिए खाने का टाइम हमेशा हमारा फिक्स होना चाहिए। ये भी साइंस कहती है कि जैसे आप खाना खा नहीं रहे हो, खाना कहीं दूर बन रहा है और आपको सुगंध आ गई कि क्या खाना बना आज, आज क्या हलवा बना, आज क्या सब्जी बनी है, तो उस सुगंध के द्वारा भी आपके अंदर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन हो सकता है, अगर आपका एक्साइटमेंट उसके लिए ज्यादा है उस खाने के प्रति। तो क्वेश्चन यही पूछा था कि अमाशय रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो ये ट्रिक हमेशा ध्यान रखना, HPLR ट्रिक का है, HPLR, H का मतलब HCl, P का मतलब पेप्सिन, L का मतलब लाइपेज, R का मतलब रेनिन। आपको पता है कि रेनिन दूध के अंदर पाया जाता है, जो कैसिन प्रोटीन को, तो इसमें कैसिन प्रोटीन है, तो वो उसको तोड़ने का कार्य करता है। ये भी बच्चों के अंदर ज्यादा होता है, जैसे जैसे एडल्ट के अंदर ये एंजाइम कम होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से शुक्राणु निर्माण की घटनाओं का सही क्रम क्या है। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वाली क्लास के अंदर पूरा बता रखा है, तो यहाँ हम इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले, अब यहीं पे देख लो ना आप, पीछे तक टाइम नहीं खराब करना अपन को। ये मैंने आपको पिछले वाली क्लास में बता रखा है कि सबसे पहले आपके बनेगा स्पर्मेटोगोनिया, इसको सुनना, सबसे पहले बनेगा स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनियम होगा माइटोसिस, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें होगा आपके मियोसिस फर्स्ट, बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होगा आपके मियोसिस सेकेंड, बनेगा स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से बनेगी स्पर्मेटोजोआ बोल दो आप इसको बोले, या आप इसको बोल दो स्पर्म बोल दो, एक ही बात है। तो इसका आपके सही हो जाएगा 4 नंबर। ये मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको बता दिया है। ये हमने पिछली क्लास के अंदर देख लिया था, इसको मुझे हट, चलो अगले की सोल्व करो। मास मांसपेशी ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर एक्टिन। मांसपेशी संकुचन में निम्नलिखित में से किसमें एक्टिन के प्रति प्रबल आकर्षण होता है। करो इसको सोल्व, अच्छा क्वेश्चन है, आपने पढ़ रखा होगा इस क्वेश्चन के बारे में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से मैं आपको एक और भी फैक्ट बताऊंगा हार्ट अटैक के बारे में, जिसको आता है उसने सोल्व कर लिया होगा, नहीं आता उसको पूरा मेथड मैं बता देता हूँ। अब देखो बात आई है, आपने पढ़ा होगा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट पेशी संकुचन वाला यूनिट, इसमें एक आता है हमारा एक्टिन फिलामेंट, आता क्या आता है हमारे एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट, ये थिन होता है ना। अब ये जो एक्टिन फिलामेंट होता है, इसके अंदर आपके ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स पाया, इस एक्टिन फिलामेंट के साथ में ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स होता है। इस ट्रोपोनिन, ये जो ट्रोपोनिन होता है इसके 3 पार्ट, इसके कितने पार्ट होते हैं, इस ट्रोपोनिन के होते हैं आपके 3 पार्ट। 3 पार्ट कौन कौन से हो गए, तो आपने पढ़ा होगा कि इसके अंदर एक तो पाया जाता है ट्रोपोनिन आई, सॉरी, एक तो इसमें होता है आपका ट्रोपोनिन सी, दूसरा इसके अंदर पाया जाता है ट्रोपोनिन टी, और तीसरा इसमें होता है ट्रोपोनिन आई। ये इस ट्रोपोनिन के 3 पार्ट है। अब सुनना क्वेश्चन यहाँ सोल्व होगा। तो ट्रोपोनिन सी पार्ट होता है, ये आपके बाइंड करता है, ट्रोपोनिन सी बाइंड विथ, मैंने आपको बताया था ना कि कैल्शियम आयन मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करता है, तो ये बाइंड विथ कैल्शियम, किसके साथ बाइंड करता है ये कैल्शियम के साथ में। ट्रोपोनिन टी, ये जो ट्रोपोनिन टी होता है ये आपके बाइंड करता है ट्रोपोमायोसिन के साथ में, किसके साथ में, ट्रोपोमायोसिन के साथ में ये बाइंड करता है, ट्रोपोमायोसिन के साथ में बाइंड करता है। और जो ट्रोपोनिन आई होता है ये आपके बाइंड करता है विथ एक्टिन, किसके साथ में बाइंड करता है, ये एक्टिन के साथ में बाइंड करता है। इस आई का मतलब है इनहिबिटरी, आई का मतलब क्या है, इनहिबिटरी या अवरोधक, इनहिबिटरी अवरोधक। और ये जो ट्रोपोनिन टी, हमने क्या इसको बोला, हमने इसको अवरोधक बोला, इसका मतलब ये किसी ने किसी को रोक रहा है काम करने से। ये किसको रोकता है, तो ये आपके किसको रोकता है, एक्टिन, एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन, जो एक्टिन तथा मायोसिन जो फिलामेंट है या जो प्रोटीन है, इनके बीच में इंटरेक्शन को कम करता है। ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, आपने थ्योरी की क्लास में पढ़ रखा होगा सभी कुछ। तो देखो क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो जाएगा आपका। एक्टिन फिलामेंट के साथ में ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स जुड़ा हुआ होता है। ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स के 3 पार्ट होते हैं, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, तो अब सुनो पहले, ट्रोपोनिन सी बाइंड करता है कैल्शियम के साथ में, ट्रोपोनिन टी जो होता है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ में बाइंड करता है, और जो ट्रोपोनिन आई होता है वो आपकी बाइंड करता है एक्टिन के साथ में। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में यहाँ से आ गया होगा।
यही पूछा था मांसपेशी संकुचन में निम्नलिखित में से किसमें एक्टिन के प्रति प्रबल आकर्षण की क्षमता होती है? तो हमने अभी पढ़ा था ट्रोपोनिन आई की होती है। किसकी होती है? ट्रोपोनिन आई की। टी की किसके साथ में? ट्रोपोमायोसिन के साथ में। सी की थी कैल्शियम आयन के साथ में। अब मैं आपको यहां से एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं। इधर देखो, अब देखो ये जो ट्रोपोनिन है, इस ट्रोपोनिन के द्वारा आप हार्ट अटैक की भी पहचान कर सकते हो। आप ब्लड रिपोर्ट करके आप पहचान सकते हो कि हार्ट अटैक आने वाला है, मतलब कुछ समय बाद में उस इंसान को हार्ट अटैक आ सकता है अगर उस व्यक्ति के ब्लड के अंदर ट्रोपोनिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है। अब देखो मात्रा ज्यादा कैसे होती है वो समझो आप। जैसे मैंने ये बनाया हार्ट, ये हमने कोई हार्ट बनाया ना, ये हार्ट बनाया, ऊपर दो आर्लिन है, ये नीले है, ये हार्ट की मसल्स है। भाई हार्ट किसी मांसपेशी से बना होता है। अब इस हार्ट के चारों, ये इसकी ब्लड की, ये ब्लड की वहिकाएं है ना, ये ब्लड की नलिकाएं है। भाई हार्ट के चारों क्या ब्लड की नलिकाएं होती है। और यहाँ से ये आपके कोरोनरी आर्टरी आती है जो बाहर से ब्लड को लेके आ रही है, प्योर ब्लड को लेके आ रही है। किसको लेके आ रही है? ये ब्लड को लेके आ रही है, मतलब फेफड़ों से शुद्ध रक्त को लेके आ रही है। इसको हम बोलेंगे कोरोनरी आर्टरी। अब देखो होता क्या है, जो ट्रोपोनिन होता है ये जैसे हमारा नॉर्मल हार्ट है, जो नॉर्मल हार्ट होता है, ध्यान से समझना, जो नॉर्मल हार्ट होता है, जो नॉर्मल हार्ट होता है इसमें क्या होगा, नॉर्मल हार्ट के अंदर जो ट्रोपोनिन होगा, जो ट्रोपोनिन होगा, ट्रोपोनिन आपके ब्लड के अंदर कम होगा। इसको सुनना, नॉर्मल हार्ट के अंदर ट्रोपोनिन ब्लड में कम होगा। तो कहाँ होगा? तो ये जो ट्रोपोनिन है ये इस ब्लड, ये जो हार्ट की जो पेशियां होती है, हार्ट की जो मसल्स है, इन मसल्स के अंदर ट्रोपोनिन की मात्रा ज्यादा हो गई है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल हार्ट के अंदर ट्रोपोनिन की ज्यादा जो मात्रा होती है वो उस हार्ट की मसल्स के अंदर, मतलब हार्ट की पेशियों में होती है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ना कि जो एक नॉर्मल इंसान है उसके अंदर ट्रोपोनिन की मात्रा ब्लड में कम होगी, हार्ट में ज्यादा होगी। अब अगर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो कोरोनरी आर्टरी थी इसका काम था बाहर से ये प्योर ब्लड को लेके आ रही थी और हार्ट के टिश्यू को दे रही थी। इसके अंदर यहाँ कोई ब्लॉकेज आ गया, यहाँ कोई ब्लॉकेज आ गया। अब क्या होगा सर? अब ये होगा कि इसको, इस हार्ट की पेशियों को, हार्ट की कोशिकाओं को, हार्ट की ऊतकों को ब्लड नहीं मिलेगा। जब ब्लड नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हार्ट की जो ये सेल थी ये डैमेज हो जाएगी, हार्ट के टिश्यू डैमेज हो जाएंगे। जब हार्ट के टिश्यू डैमेज होंगे तो हार्ट की जो मसल्स की सेल, और सेल वॉल टूट जाएगी। तो ये जो ट्रोपोनिन जो पहले मसल्स, जो हार्ट की मसल्स के अंदर पाया जाता था, ये अब धीरे धीरे करके आपके कहाँ आ जाता है? ब्लड के अंदर आ जाता है। ऐसा समझ में? अब अब इस इंसान ने जाके अपनी कराई, ब्लड रिपोर्ट कराई। जब ब्लड रिपोर्ट कराई तो डॉक्टर ने देखा कि इसकी ब्लड के अंदर ट्रोपोनिन की मात्रा ज्यादा है। जब ट्रोपोनिन की मात्रा इसके अंदर ज्यादा है तो डॉक्टर कहेगा कि तुझे आने वाले समय के अंदर कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि ये संकेत ये बताएगा, ये रिपोर्ट ये बताएगी कि कोरोनरी आर्टरी इधर से उसके अंदर कोई अवरोधक आ गया, डैमेज आ गया है, इसलिए ब्लड को लेके नहीं आ रही है। अब यहाँ पर ट्रोपोनिन कौन कौन सा होता है? तो ध्यान रखना, ट्रोपोनिन सी नहीं होता है, ट्रोपोनिन टी होता है। एक तो एक होता है आई, एक होता है टी। तो ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी की मात्रा अगर ब्लड में ज्यादा हो जाती है तो उस इंसान को आने वाले समय के अंदर हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रोपोनिन मसल्स के साथ साथ में इसका कनेक्शन हार्ट के साथ में आपको समझ में आया होगा। तो यही क्वेश्चन पूछा था, या आया समझ में? अब कोई पूछ लेना भाई क्या ट्रोपोनिन की मात्रा ब्लड में ज्यादा हो तो हार्ट अटैक आ सकता है। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है, हीमोग्लोबिन 4 उप इकाइयों से बना है, प्रत्येक उप इकाई के एक पोरफायरिन संकुल हिम होता है जिसमें क्या होता है? अच्छा, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है। तो आपने पढ़ रखा होगा हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, बीच में तो एक आयरन होता है, ये आयरन चारों ओर से, इसमें आपके इधर नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन, और यहाँ पर एक आपकी रिंग पाई जाती है, पोरफायरिन ऐसे रिंग पाई जाती है, आपने ये पूरा पढ़ा होगा। तो हीमोग्लोबिन के अंदर बीच में होता, बीच में आपके आयरन होता है, ये +2 होता है ना, ध्यान रखना +3 नहीं है। +3 क्यों नहीं है? मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, हीमोग्लोबिन करके डिजीज होती है, सॉरी हीमोग्लोबुलिन डिजीज होती है। अब ये मतलब कहने का मतलब इसके सेंटर में आयरन होता है, इसके चारों ओर 4 पोरफायरिन रिंग होती है। तो आप इसको देखो, Fe3 ये गलत है, ठीक है। Fe2+ बाउंडेड टू 2 नाइट्रोजन एंड 2, ये भी बात गलत है। Fe+2 बाउंडेड 4 नाइट्रोजन एटम, हाँ ये बात सही है। हीमोग्लोबिन के अंदर सेंटर में Fe+2 होता है, Fe+3 नहीं होता है हीमोग्लोबिन के अंदर, और इसके चारों ओर 4 नाइट्रोजन ग्रुप होते हैं। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना हीमोग्लोबिन का काम क्या है,
इसका एक भाई होता है मायोग्लोबिन। उस मायोग्लोबिन का काम क्या है, मायोग्लोबिन के अंदर उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, मुझे आप ये बताओगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार सोल्व करा रखा है, बिल्कुल सिंपल है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि सबसे पहले आपको स्टार्ट करना, स्टार्ट में होता है एस से होगा तो हो जाएगा एस ए नोड। तो उसके बाद में आपको एबीसीडी आनी चाहिए, तो ए और बी तो हो जाएगा ए बी नोड, ये बी बंडल शीट, बंडल ऑफ हीथ, और लास्ट में हो जाएगा पुरकिंजे फाइबर। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है, तो एस से स्टार्ट होगा, एस ए नोड, फिर आपको एबीसीडी ए और बी, ए का मतलब हो जाएगा ए बी नोड, उसके बाद में बी आया, बी बंडल ऑफ हीथ और पुरकिंजे फाइबर। कमेंट बॉक्स में बताओगे ये आपके आलिन में होता है या नीले में होता है, राइट या लेफ्ट कौन से में होता है, ये कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे होता है। तो ये सीक्वेंस आपने देखा होगा पिछले क्वेश्चन के अंदर भी, इसी सेम को, ये सेम क्वेश्चन वहां पूछ रखा है, पिछले वाले आपने वीडियो में देखा होगा इसको। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये एक इंफॉर्मेशन अच्छी, काफी मांग थी, इसकी नीड थी। देखो सूचना है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का जो पीजी वाला पोर्शन है, ये जो पीजी वाला जो पोर्शन है फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का, सीएसआर नेट लेवल का, एडवांस लेवल का बाईलिंगुअल कोर्स है। बाईलिंगुअल कोर्स सेकंड ग्रेड एग्जाम के बाद स्टार्ट होगा, मैं खुद कराऊंगा। अब किस ऐप के ऊपर आएगा वो आपको आगे इन्फॉर्मेशन ग्रुप के अंदर दे दी जाएगी, यूट्यूब के ऊपर मैं पूरा बता दूंगा। बाईलिंगुअल कोर्स होगा, साथ में पीवाईक्यू पूरे करा देंगे, और राजस्थान के पीवाईक्यू, और जो लेवल होगा जो आपने अभी का पेपर देखा होगा उससे आगे ही होगा, सीएसआर नेट मतलब जीरो से लगाकर हाई लेवल तक का वो होगा, पीजी पार्ट का पूरा कोर्स। ये तो फर्स्ट ग्रेड के बारे में। दूसरी ये भी थी सेकंड ग्रेड के अंदर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस में कंप्लीट बायोलॉजी। देखो ध्यान रखना, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, केवल बायोलॉजी वाला पोर्शन बाईलिंगुअल, आरबीएससी एनसीईआरटी और बीएससी लेवल का ये पार्ट होगा। ये भी आपको यहाँ पे पूरा समझाया जाएगा, रटाया नहीं जाएगा। बायोलॉजी समझने के हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा मैं, और आपको एक फील होगा कि वास्तव में बायो क्या सब्जेक्ट, उसको कैसे पढ़नी चाहिए। तो ये एक इंफॉर्मेशन है। सेकंड ग्रेड एग्जाम के बाद ये कोर्स, दोनों कोर्स शुरू होंगे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का पीजी वाला पोर्शन, बाईलिंगुअल मीडियम में कोर्स होंगे दोनों के दोनों, और जो सेकंड ग्रेड का आपके केवल बायोलॉजी वाला पोर्शन। अब मैंने ये भी दे रखा है यहाँ पे, ये कोर्स सेकंड ग्रेड एग्जाम के बाद में शुरू होंगे, पूरा कोर्स मैं खुद कराऊंगा बाईलिंगुअल। फिर उसके बाद अब फीस फीस क्या, वो सब आप बाद में जब आएगा तब बताएंगे अपन। उसके बाद मीडियम दोनों होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों होंगे। तो ये एक सूचना थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन सोल्व करो। रक्त प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब बनाने के लिए उत्तरदायी है। अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन एससीएफ एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। अब जब बात आती है प्लाज्मा की, जिसको आता हो सॉल्व करो, बाकी नहीं आता उसको मैं कराता हूँ। जब बात आती है प्लाज्मा की, ब्लड प्लाज्मा, तो आपने पढ़ा होगा कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर 3 प्रोटीन होती है। एक आपकी होती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, दूसरी होती है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, और तीसरी आपकी होती है, कौन सी होती है, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। मुझे आज भी याद है, मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया था कि एजीएफ क्या है, एजीएफ, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। मैंने आज भी याद है, मैंने बच्चों को कहा था, अगर मैंने बताया अगर क्वेश्चन आया तो आपके आएगा एल्ब्यूमिनोजन प्रोटीन से, ए से क्वेश्चन आएगा। अब आरपीएससी एसीएफ के अंदर पूछ रखा जी वाला क्वेश्चन ग्लोबुलिन के बारे में। अब देखो फाइब्रिनोजन हमने अभी पढ़ा था ना, इसका नाम है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, इसका नाम क्या है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ये आपके रक्त प्लाज्मा में पाई जाती है। काम क्या आती है, तुमने अभी पढ़ा था कि ब्लड के क्लोटिंग में ये काम आती है। किसमें काम आती है, ये रक्त का थक्का बनाने में काम आती है, ये हमने अभी क्लास पढ़ा था। ये आपके ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, इसका नाम क्या है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, इसका काम क्या है, तो ये हमारी डिफेंस में काम आती है। मतलब ये किसमें काम आती है, डिफेंस के अंदर, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में, ये एंटीबॉडी निर्माण में, जैसे हमने पढ़ा होगा गामा ग्लोबुलिन या इम्यूनोग्लोबिन। ये क्वेश्चन एसीएफ पूछा हुआ है, एसीएफ में पूछा हुआ है रक्त प्लाज्मा में पाई जाने वाली कौन सी प्रोटीन डिफेंस सिस्टम में काम आती है, तो ये, क्योंकि ये हमारे इम्यूनोग्लोबिन यानी एंटीबॉडी के निर्माण में काम आती है, इसलिए इसको हमने बोला ग्लोबुलिन डिफेंस प्रोटीन। क्वेश्चन यहां से आता है, इस प्रोटीन का नाम है एल्ब्यूमिन, है ना, इस प्रोटीन का नाम है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। क्या नाम है इस प्रोटीन का, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, इस प्रोटीन का नाम है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अब देखो मुझे आज भी याद है ऑफलाइन क्लास वाली वो बातें, मैंने कहा था कि ए से होगा, सॉरी, एल्ब्यूमिन प्रोटीन ये सबसे अधिक पाई जाती है। लगभग अभी हमने यहाँ पे पढ़ी है 3 प्रोटीन, इन तीनों प्रोटीन में से सबसे अधिक प्रोटीन कौन सी होती है, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन सबसे अधिक होती है। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि इस प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो आपके निर्माण होता है, कहाँ पे होता है,
लीवर के अंदर इस प्रोटीन का निर्माण होता है। एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैंने बताया था इन्फॉर्मेशन के लिए। और मैंने ये भी बताया था इसका जो काम होता है वो आपके ये ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक रेगुलेशन या ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब ये परासरण। और मैंने आपको ये भी बताया था ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब क्या। आप देखो, आप अब ये जैसे कोई रक्त वाहिका है ना, ये जैसे आपकी कोई रक्त नलिका है, अब इसके अंदर ये ब्लड का प्रवाह हो रहा है, ये होता है ना हमारे ब्लड का प्रवाह हो रहा है। अब देखो इस रक्त वाहिका के अंदर, इस ब्लड के अंदर पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसका निर्धारण कौन करेगा। तो वापिस सुनना, इस ब्लड के, ये जैसे ब्लड है, इस ब्लड के अंदर पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसका बैलेंस कौन करेगा, इसका निर्धारण कौन करेगा। तो वो निर्धारण करेगा जो सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाएगी, सबसे अधिक होती है तो इसका निर्धारण करने का काम होता है एल्ब्यूमिन। तो इसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिक बैलेंस। रखना नहीं है कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन ऑस्मोटिक बैलेंस में काम आती है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि ऑस्मोटिक बैलेंस होता क्या है। ऑस्मोटिक बैलेंस ये होता है कि इस ब्लड के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर पानी की मात्रा कितनी चाहिए, मतलब कम चाहिए या कब पानी को बाहर निकालना है, कब पानी को ब्लड के अंदर लेना है, ये सब जो कंट्रोल करती है वो करती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अब आप सोचो, आपने सुना होगा कभी कभार कि हमारे यहाँ पे गांठें हो जाती है, किसी किसी के पाँव में बड़ी बड़ी ऐसे गांठें हो जाती है। उसका कारण क्या है? उसका एक तो कारण ये होता है कि अगर इस रक्त के अंदर, ध्यान सुनना, अगर इस रक्त के अंदर, अगर इस ब्लड के अंदर, अगर हमारे ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन की मात्रा अगर कम होगी तो क्या होगा, तो जो वाटर था वो वाटर यहाँ से निकल के बाहर आएगा, वाटर ब्लड से निकल के बाहर आ जाएगा। इसके चारों ओर जो यहाँ जो टिश्यू पाए जा रही है, यहाँ हमारे जो अंग पाए जा रहे हैं, ये पानी पूरा का पूरा निकल के हमारे टिश्यू के अंदर आ जाएगा, हमारे अंगों के अंदर आ जाएगा, और वहां पे हमारे सूजन हो जाएगी, वहां से हाथ ये पाँव से फूलना शुरू हो जाते हैं। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होती है वो पानी को ब्लड के अंदर रेगुलेट करती है कि पानी की कितनी नीड होती है। जैसे ही प्रोटीन की मात्रा कम होगी एल्ब्यूमिन की, तो पानी ब्लड से निकल के बाहर हमारे अंगों के अंदर, हमारे टिश्यू के अंदर आ जाएगा। तो आपको यहाँ तक आया समझ में? क्वेश्चन यही पूछा था ना कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या काम करती है। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो हमारे परासरण क्या था, अच्छा परासरण में कौन सी प्रोटीन है, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन काम आती है। ग्लोबुलिन के बारे में एससीएफ में पूछ रखा है, फाइब्रिनोजन ब्लड क्लोटिंग में काम आती है, ट्रोपोनिन का मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बता दिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इन हेल्दी एडल्ट वुमन ग्लोमेरुलर, अच्छा जीएफआर, ठीक है, करो सॉल्व जिसको आता हो। अब देखो इसने पूछा जीएफआर, फुल फॉर्म बताया आपको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जीएफआर का मतलब होता है हमारी दोनों जो किडनी है, देखो एनसीईआरटी लाइन ये दे रखी है कि जीएफआर का मतलब है दोनों किडनी के द्वारा 1 मिनट के अंदर कितने ब्लड को फिल्टर किया जाता है, ये पूछा है। ये तो हमारे एनसीईआरटी में जीएफआर की डेफिनेशन है। क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि एक दिन में ना, एक स्वस्थ मनुष्य में, अच्छा देखो यहाँ ये डे का पूछ रखा है ना, कि एक डे के अंदर कितने ब्लड को फिल्टर किया जाएगा। अब सोचो कि जो जीएफआर जो होता है, ये जो डेफिनेशन है जीएफआर मतलब हमारी दोनों किडनी के द्वारा 1 मिनट के अंदर कितने ब्लड को, सॉरी 1 मिनट में ना, हमारी दोनों किडनी द्वारा 1 मिनट में कितने ब्लड को फिल्टर किया जाता है उसको हम बोलेंगे जीएफआर। अब देखो वो कितना होता है, तो जो हमारा जो जीएफआर है ये हमारे होता है 125 ml पर मिनट होता है। अच्छा ठीक है, अब ये तो 1 मिनट की बात हुई है। हमारे को पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में टोटल सेकंड होते हैं, सॉरी मिनट होते हैं 1440 मिनट होते हैं। जब इसका मतलब अगर मुझे 24 घंटों का मुझे जीएफआर निकालना है तो मैं इसको 125 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये एमएल, इसको हम करेंगे ये हो जाएगा 1,80,000। कितना हो जाएगा? 1,80,000 ml। अब एनसीईआरटी के अंदर इस एमएल को कन्वर्ट किया हुआ आपके लीटर के अंदर 180 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन दोनों में से बेस्ट क्या है, तो बेस्ट हमारे एनसीईआरटी ने दे रखा लीटर के अंदर, तो हमें भी यहाँ इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। बाकी ये भी सही है, एमएल वाला भी सही है।
अब मुझे आप ये बताओ, इसका मतलब ये हुआ ना कि हम एक दिन में 1,80,000 ml ब्लड को बाहर निकालते हैं। अब आपने पढ़ा होगा कि जैसे मैंने कहा 1,80,000 है ना, क्या आप ये बता सकते हो कि ये हमारी किडनी ने इसको फिल्टर किया है, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब ये यहाँ से जो किडनी हमारा ब्लड फिल्टर कर रही है, ये पूरी गंदगी है क्या, ये पूरा बाहर निकाल रही है? नहीं। हमने आपने देखा होगा कि हम जो यूरिन निकालते हैं पर डे एक दिन में, वो 1 से 2 लीटर होता है। कितना होता है? 1 से 2 लीटर पर डे होता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 99% 99% फिल्टर को वापस रीअब्जॉर्ब किया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा, हमारी किडनी के द्वारा। अगर आप सोचो, अगर ये रीअब्जॉर्ब नहीं होता हमारी किडनी द्वारा वापस, तो 1,80 ml या 180 लीटर हम हमेशा यूरिन बाहर निकालते, जो कि इम्पॉसिबल था। हम इतना पानी भी नहीं पिया, भले इसके लिए पानी भी ज्यादा पीना होता। इसलिए हमारी किडनी 99% को वापस रीअब्जॉर्ब करती है इस 180 लीटर से। केवल 1 से 2 लीटर यूरिन के रूप में, यानी मूत्र के रूप में, ये इसको बाहर निकालते हैं हम हमारे यूरिनरी ब्लेडर के द्वारा। आया समझ में यहाँ तक? तो ये भी सही है, ml में 1,80,000 होगा और आपके लीटर में होगा 180 लीटर। ये मैंने कल आपको, कल परसों की क्लास में, इससे पहले वाली क्लास हमने सोल्व किया था कि बाइल के अंदर क्या क्या होता है। तो बाइल में एंजाइम नहीं होते हैं, बाकी सब बाइल में पाया जाता है। तो बाइल में एंजाइम नहीं है। इसने कहा बाइल में क्या होता है, तो बाइल के अंदर बाइल सोल्ट भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। बाइल सोल्ट, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, फॉस्फोलिपिड भी होते हैं, एंड ट्रांस और न्यूक्लियेट। न्यूक्लियेट नहीं होती, ये एंजाइम है। बाइल सोल्ट में एंजाइम नहीं होते, ये एंजाइम नहीं होता उसके अंदर। सी ऑप्शन है, बाइल सोल्ट होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल होता है, बाइल पिगमेंट एंड फॉस्फोलिपिड ये भी होता है, सही बात है। फिर है बाइल, ये जो एंजाइम भी नहीं होता है। इसका सही हो जाएगा आपके 3 नंबर सही है इसका, कि बाइल सोल्ट के अंदर, सॉरी बाइल के अंदर, बाइल आपके लीवर में बनता है और गोल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। बाइल के अंदर आपके बाइल सोल्ट होंगे, बाइल पिगमेंट 2 प्रकार के, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, जिनका निर्माण आरबीसी के टूटने से होता है। उसके बाद में आपके कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड होता है और बाइकार्बोनेट आयन भी पाए जाते हैं। बाइकार्बोनेट आयन जो होते हैं वो एल्कलाइन नेचर के होते हैं, मतलब वो क्षारीय माध्यम के होते हैं। इसलिए जो बाइल होता है उसका जो माध्यम होता है वो भी क्षारीय होता है। ये क्वेश्चन हमने लास्ट वाली क्लास में सोल्व किया था। अगला क्वेश्चन ये वापस आ गया बाइल वाला। देखो बाइल से अभी तक अपने सेकंड ग्रेड में 4 क्वेश्चन आए, फर्स्ट ग्रेड में 2 क्वेश्चन आए। इसने पूछा कौन सा बाइल का घटक नहीं है, तो कोलेस्ट्रॉल भी होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, बिलीरुबिन होता है, लाइपेज एक एंजाइम है, ये इसका घटक नहीं होता है ना। 4 नंबर सही है इसका। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इसने क्या व्हाइट ब्लड सेल के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप इसको पढ़ लो, हमने बिल्कुल सिंपल है, कोई इतना इसके ऊपर टाइम नहीं तुम देंगे कि डब्ल्यूबीसी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट कथन क्या कह रहा है? फर्स्ट कथन कह रहा है दे आर नॉन एज ए ल्यूकोसाइट। हमें पता है कि डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं और आरबीसी को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। ये कथन सही है। इसने पूछा सही नहीं है, ये सही है। न्यूट्रोफिल सीक्रेटेड हिपेरिन, क्या ये बात सही है? मैंने आपको इसलिए लास्ट वाली क्लास में बताया था कि हिपेरिन का जो सीक्रेशन होता है वो आपके बेसोफिल से होता है, न कि न्यूट्रोफिल से होता है। इसका मतलब इसका ये स्टेटमेंट गलत है। फिर न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट इन ल्यूकोसाइट। हमने पढ़ा था कि आरबीसी जो होती है वो 5 टाइप की होती है, उनमें से एक जो होती है न्यूट्रोफिल, ये सबसे अधिक पाई जाती है। ये बात भी सही है, मोस्ट अबंडेंट है। दे आर न्यूक्लिएटेड, हमें पता है कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी के अंदर कुंडलित न्यूक्लियस पाया जाता है। तो सब स्टेटमेंट सही है, केवल 2 नंबर स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हिपेरिन का जो स्त्रावण किया जाता है वो आपके बेसोफिल कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, न कि न्यूट्रोफिल्स के द्वारा किया जाता है। अगला है द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो आपको पता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। अब मैं इस क्वेश्चन को पूछूं कि हमारे बॉडी की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, कमेंट बॉक्स में बता देना। पढ़ा होगा, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। इसने पूछा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये तो आपके लीवर है। मुझे आप बताओगे हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फेवर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। हाइड्रोजन आयन सांद्रता में वृद्धि ऑक्सीहीमोग्लोबिन के वियोजन को बढ़ावा देती है, ठीक है। और कम ऑक्सीजन तनाव पर लवणों की उपस्थिति में ऑक्सीहीमोग्लोबिन अधिक तेजी से वियोजित होता है। जिसको आता वो सोल्व कर दो, नहीं आता उसके लिए मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ पूरा। अब देखो हमारे पास 2 चीज, एक तो हमारे पास है लंग्स, हमारा मतलब फेफड़े,
लंग्स। दूसरा हमारे पास है हमारी टिश्यू, क्या है, टिश्यू, ऊतक। जब लंग्स की बात आती तो आपको पता है सर लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा इसमें ज्यादा होगी, और आपको पता है कि फेफड़ों के अंदर CO2 की मात्रा कम होती है। जब बात आती है टिश्यू की, तो टिश्यू के अंदर आपको पता है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे कम होती है और CO2 की मात्रा यहाँ पर क्या होती है, ज्यादा होती है। होता क्या है, अब इस ऑक्सीजन को क्या करना है, इस ऑक्सीजन की यहाँ मात्रा ज्यादा है, यहाँ मात्रा हमारे ऊतकों में मात्रा कम है, इस ऑक्सीजन को यहाँ लेके आना, कौन लेके आएगा, तो लाने का काम करेगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अपने साथ में ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, ये आपके बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या बन गया आपके, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन यहाँ से ऑक्सीजन को अपने साथ में लेके आके यहाँ आके वेट करेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ आके वेट कर रहा है कि अब इसको तोड़ना मुझे वापस, क्योंकि इस टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन कम है। अब आप सोचो कि इस ऊतक के अंदर ऑक्सीजन कम कैसे हुई है। अब देखो आप इसको समझो, आप क्वेश्चन बाद में देखना। अब जैसे कोई इंसान है वो क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, वो एक्सरसाइज मतलब वो एक्सरसाइज कर रहा है। अब जब आप एक्सरसाइज करोगे तब आपको किसकी नीड पड़ेगी, आपको एनर्जी की नीड पड़ेगी, ये होगा ना। जब आप एक्सरसाइज करोगे आपको एनर्जी की नीड पड़ेगी। आपको एनर्जी कहाँ से बनेगी, आपको एनर्जी मिलेगी एटीपी से। एटीपी कहाँ से आएगा, एटीपी जैसे आप में ईटीएस चलेगा, क्रैब साइकिल चलेगी, वहां से आएगा। इन सबको चलने के लिए किसकी नीड होती है, इन सबको चलने के लिए नीड होती है ऑक्सीजन की। इसका मतलब टिश्यू के अंदर जब एक्सरसाइज करेंगे तो एनर्जी के लिए ये सब पाथवे चलेंगे। जब ये पाथवे चलेंगे तब ये ऑक्सीजन को धीरे धीरे यूज करेंगे, तो टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होगी। इसका मतलब ये सब क्या श्वसन ही है ना, ऑक्सीजन को यूज करना। श्वसन में श्वसन की परिभाषा क्या है कि ऑक्सीजन को यूज करना और CO2 को बाहर निकालना। तो इस टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन को तो यूज किया जा रहा है और CO2 को बाहर निकाला जा रहा है, तो धीरे धीरे CO2 की मात्रा टिश्यू के अंदर ज्यादा हो रही है। अब यहाँ पे टिश्यू की मात्रा होगी, ज्यादा हो गई। अब आगे क्या होगा, फिर अब इसमें आगे कंडीशन ये होती है, हमारे टिश्यू के अंदर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इसके अंदर धीरे धीरे यहाँ पर लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ती है। किसकी मात्रा बढ़ती है, आपने देखा होगा कि जब हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे में थकावट आती है, मतलब मांसपेशियों में थकावट आने के कारण क्या, लैक्टिक एसिड है, तो इसके अंदर लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़े, कहाँ बढ़ रही है, टिश्यू के अंदर। दूसरा क्या होता है, दूसरा सर ये होता है इसके अंदर CO2 की मात्रा बढ़ती है ज्यादा, CO2 की मात्रा क्या होती है, ज्यादा बढ़ती है। और क्या बढ़ता है, और इसके अंदर H+ मतलब प्रोटॉन की मात्रा बढ़ती है। अब आपने केमिस्ट्री पढ़ रखी होगी कि जब H+ की मात्रा ज्यादा होती है, जब प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा होती है, इसका मतलब अम्लीय प्रकृति ज्यादा है, ये होगा। इसका मतलब जो पीएच का मान है वो कम हो जाएगा, जितनी ज्यादा प्रोटॉन की मात्रा होगी उतना कम पीएच होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये जो सब कंडीशन बनी है, ये जो सब कंडीशन बनी है, ये सब क्या करेगी, प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा हो गई, CO2 की मात्रा ज्यादा हो गई। अब जब ये सब कंडीशन बनेगी तब इस हीमोग्लोबिन को पता पड़ेगा अब इस टिश्यू के पास में ऑक्सीजन नहीं है। तब ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन को लेके आया था ये इसको तोड़ देगा, हीमोग्लोबिन खूब अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन इस टिश्यू को मिल जाएगी। बस क्वेश्चन में यही पूछा था कि, और ये जो है ना इसको हम बोलेंगे बोहर इफेक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, बोहर इफेक्ट। मतलब प्रोटॉन के कारण, H+ के कारण, सुनना, H+ के कारण हीमोग्लोबिन का टूटना, उसको हम बोलते हैं बोहर इफेक्ट। हम इसको रटते हैं हमेशा कि हीमोग्लोबिन का टूटना बोहर इफेक्ट कहलाता है। सॉरी, हम इसको ऐसे रटते हैं कि H+ के कारण या प्रोटॉन के कारण हीमोग्लोबिन का टूटना बोहर इफेक्ट कहलाता है। तो ये रटने का नहीं है, समझना H+ की मात्रा क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उसके अंदर लैक्टिक एसिड की मात्रा ज्यादा बन रहा है। आप जैसे रेगुलर कुछ काम करेंगे हमारे में थकावट आएगी, वो थकावट आती है लैक्टिक एसिड के कारण। लैक्टिक एसिड अपने आप एक अम्ल होता है, जो अम्ल होता है उसके अंदर प्रोटॉन की मात्रा बढ़ती है। जब प्रोटॉन बढ़ेंगे तो पीएच अपने आप कम जाएगा, तो एसिडिक मीडियम के कारण इसको बोहर इफेक्ट बोलेंगे और ये टूट जाएगा। बस यही क्वेश्चन पूछा सेम उन्होंने पीछे, देख लो। ये पूछा ना, हाइड्रोजन आयन सांद्रता में वृद्धि ऑक्सी हीमोग्लोबिन को वियोजन को बढ़ावा देती है, सही बात है, उसको बढ़ावा दी गई है। फिर वापस यही पूछा है कि कम ऑक्सीजन तनाव पर लवणों की उपस्थिति में, मतलब सोल्ट, जो सोल्ट बनेगा वो भी आपके वहां पे बनेगा, मतलब टिश्यू में लवणों की उपस्थिति में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन अधिक तेजी से टूटते हैं। तो ये बात भी सही है, दोनों सही है ना। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट नहीं, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी बोथ आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट सही है ये। अगला क्वेश्चन सोल्व करो आप। फिर पूछा इन्होंने निम्नलिखित में से कौन सा इनहिबिटरी स्नायु, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर एंड देन एमिनो एसिड बाय नेचर, ठीक है।
इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निरोधक इनहिबिटर के रूप में काम करता है। तो आपने न्यूरॉन जो नर्व सिस्टम वाली यूनिट है आपने पढ़ रखी होगी, तंत्रिका, जो तंत्रिका तंत्र यूनिट, उसमें आपने पढ़ा होगा गाबा के बारे में। क्या होता है, जो गाबा होता है ये आपके इनहिबिटरी न्यूरो के रूप में कार्य करता है। मतलब जब गाबा आएगा तब आगे इम्पल्स जाना बंद हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, ये बिल्कुल सिंपल है भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन, एनिमल फिजियोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन है कि पूछा है कि कन्वोल्यूशन आर कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, एथन किस विटामिन की कमी से होती है? तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझो पहले। देखो होता क्या है, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन से इम्पल्स आया, अब देखो इधर, कभी कभार क्या होता है कि जब हमारे अंदर एक स्पेशल विटामिन होता है, उस वो जो विटामिन होता है वो आपको होता है विटामिन B6 है ना, विटामिन B6। जब हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B6 की कमी होती है तब क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है उस ब्रेन के अंदर जो नर्व इम्पल्स है, तो नर्व वो बार बार सूचनाओं को मतलब जल्दी से भेजते, जैसे होता है ना एक्साइटमेंट की मुझे वहां जल्दी से जाना है। तो ये जो उस विटामिन B6 की कमी होने से हमारी बॉडी के अंदर बार बार स्पीड में मतलब रिपीटेड वे के अंदर जल्दी से नर्व इम्पल्स को मतलब तंत्रिका आवेगों को भेजा जाता है। होता क्या है, तो इसका मतलब जो तंत्रिका आवेगों को बार बार जाएगा भेजा जाएगा, तो हमारी मांसपेशियों के अंदर बार बार कॉन्ट्रेक्शन होता है, बार बार संकुचन होता है। जब बार बार संकुचन होता है तो हमारी बॉडी के अंदर ऐंठन आती है, मतलब उसमें ऐसे आपने देखा होगा जैसे कभी कभार हमारी जो पाँव की जो नाड़ी होती है वहां उसमें ऐसे इतना हुआ था, उसको हम ऐंठन बोलते हैं। ये मैक्सिमम ये जेनेटिक्स होती है। बाकी ये होती क्यों है, विटामिन B6 की कमी से हमारे नर्व बार बार रिपीट मतलब मैसेज भेजते, एक ही मैसेज को वो बार बार भेजते हैं। तो हमारी पेशियों में संकुचन होता है, तब जाके हमारी उसमें दर्द, हमारी जो नाड़ी होती है हमारी, जैसे मसल्स मैक्सिमम हमारी पाँव की नाड़ियों में आता है, वहां पे उसमें ऐंठन आती है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इस नर्व इम्पल्स को रोक देता हूँ, अगर मैं इस नर्व इम्पल्स को मैं रेगुलेट कर देता हूँ, तो ये ऐंठन आना बंद हो जाएगा। अब इसको मैं रेगुलेट कैसे करूंगा? इसको मैं करूंगा विटामिन B6 से। किससे करूंगा? विटामिन B6 से। तो विटामिन B6 होता है, इससे आपके एक तो निर्माण होगा गाबा का, गाबा है, इसके अलावा आपके सेरोटोनिन है, इसके अलावा डोपामीन है। ये सब क्या करते हैं, ये आके इसको रेगुलेट करते हैं। ये क्या करते हैं, इसको रेगुलेट करते हैं, मतलब इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये नर्व इम्पल्स को कंट्रोल कर देते हैं। देखो अल्टीमेट कंट्रोल कौन कर रहा है? अल्टीमेट सर कंट्रोल कर रहा है विटामिन B6 कर रहा है। इसका नाम है पायरिडोक्सोन। तो जो पायरिडोक्सिन विटामिन होता है, इसको विटामिन B6 करते हैं, ये ऐंठन को कंट्रोल करता है। तो आया समझ में? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेकेंड ग्रेड साइंस के एनिमल फिजियो के टोटल जो 65 क्वेश्चन आ रखे हैं, ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपको ये भी पता पड़ा होगा कि बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट नहीं है, बायोलॉजी समझने का सब्जेक्ट है विथ कॉन्सेप्ट, क्योंकि बायोलॉजी हमारे से संबंधित है। अगर हम हमारी चीजों को रटने बैठ जाएंगे तो फिर वो याद नहीं रहती एग्जाम हॉल के अंदर। और ये भी ध्यान रखना, मैंने आपको ये बता दिया, आपको यहाँ पर ये ये जो अपना सेकंड ग्रेड एग्जाम होगा उसके बाद में ये कोर्स अपना शुरू करेंगे, पहले नहीं होगा। इस सेकंड ग्रेड एग्जाम के बाद में RPSC फर्स्ट ग्रेड के लिए PG वाला पोर्शन, उसके साथ में जो सेकंड ग्रेड की संपूर्ण बायोलॉजी आपको मैं करा दूंगा। ये मैं इसलिए, देखो ये बाकी क्लासों से अलग होगी जहाँ हम ऐसे रट के बैठे रहते हैं, ये रटाऊ बेस्ड स्टडी पे नहीं है। ये आपको एक कॉन्सेप्ट बेस के ऊपर कि कैसे बायोलॉजी को समझना है, कैसे हमने जो क्लासरूम में पढ़ा उसको हमें एग्जाम हॉल में जाके अप्लाई करना है, ये उसके ऊपर पूरी तरीके से बेस होगी। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, और कोई हम यूनिट लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। आपका एग्जाम बहुत ही पास में आ गया है। और एक चीज और, इस टाइम प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान कम देना। जब पढ़ने का मन नहीं हो तब आप प्रैक्टिस कर लो, बाकी रिवीजन पे ध्यान दो, जितना हो सके उतना रिवीजन करो। अब आपके एग्जाम हॉल में आपका रिवीजन ही काम आएगा, अब प्रैक्टिस काम नहीं आएगा। कोई क्रिकेट तो है नहीं भाई आपको ये शॉट निकालना आना चाहिए। आपको अगर याद है तो आप उसको आराम से वहां आप उसको अप्लाई कर सकते हो।
तो अब प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट नहीं है, अब रिवीजन इंपॉर्टेंट है। हर समय में हर किसी की मतलब जो इंपॉर्टेंस अलग अलग होती है, इसलिए प्रैक्टिस उस समय करो जब आपका पढ़ने का मन नहीं हो, तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन मिला दो, बाकी रिवीजन पे फोकस करो अच्छे से, और पूरे सिलेबस को अभी टाइम है 2 बार आराम से या 1 बार आराम से पढ़ के जाना। तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, बाकी मिलते हैं अपन कल की क्लास के अंदर। थैंक यू।